हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज बताइए। हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो बेटा। जय हिंद कौशिका। प्रॉपरली ऑडिबल हूं मैं आप लोगों को? कैसे हो सभी लोग? मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बता चुका था और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, आज मैं आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर कंडेंसेशन से आगे बढ़ाऊंगा। लॉन्गिट्यूड कब पढ़ाएंगे? 14 सितंबर के दिन। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से करेंगे। पहले आप लोगों ने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक पढ़ लिया? नहीं नहीं, समीक्षा उसका रिवीजन आप ही को करना पड़ेगा, बिल्कुल समझ नहीं है हमारे पास। आप सभी लोगों को एक बात बताऊं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम इतनी क्रूएल है, इतनी खतरनाक एग्जाम है कि वो आपको इतना कम समय देती है कि आप अपने सिलेबस को बामुश्किल कंप्लीट कर पाओ। और अगर उस कंप्लीशन की जर्नी के दरमियान जो चीजें हमको छूट जाती है, वो एक्सप्लेन करने का नेशनल डिफेंस एकेडमी टीचर तक को मौका नहीं देती। मतलब मैं अभी चाहूं तो आप लोग को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं, बट यहां से जैसे ही मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा ना, हमारा प्रेसिपिटेशन वाला पॉइंट छूट जाएगा। तो एक्सप्लेन तो जो मैं करूंगा आपको, वैसा का वैसे आपको पुराना मिल जाएगा। थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको मैच्योरिटी लाना पड़ेगा, वो पीछे वाला देखना पड़ेगा। देखो, पिछला भूल रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो बेटा बहुत बड़ी समस्या है, वो सिलेक्शन नहीं देगा। अगर मैं आप लोग को बहुत अच्छे से एक दो बात बताता हूं, अगर आपका ज्योग्राफी में पुराने पॉइंट्स छूटे हुए, सिलेक्शन नहीं होना। आपका मैथ्स वीक है, सिलेक्शन नहीं होना। आपका इंग्लिश वीक है, सिलेक्शन नहीं होना। आपको ऐसा लगता आसान है तो भी सिलेक्शन नहीं होना। और आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मेरा बैकलॉग नहीं है, पर मैंने रिवीजन नहीं किया, तो भी सिलेक्शन नहीं होना। लो, मैंने आपको 100 तरीके बता दिए जिनसे एक इंसान सिलेक्ट नहीं हो सकता। आप इनमें से एक भी अब मत अपनाना, मेरी बात याद रख लेना। अगर आपको ऐसा लगे कि सर रिवीजन कराएंगे, तो सर को इतना समय दिया ही नहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी ने। कितनी तो क्लास होती है आपकी, दिन की 3-3 4-4 क्लास होती है, बताओ, समझो यार। और मतलब कैसे आप इधर इसको पढ़ लो, उधर शक्ति पढ़ लो। शक्ति भी चालू हो जाएगी आधे घंटे में, 5 बजे से उधर, 6 बजे से इधर। ये लिटरली एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम है। फोकट में लोगों ने हवा बना रखा है JEE का और नीट का। एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो तो यहां है, यहां। थोड़ा सीरियस हो आप लोग, सीरियस हो। मैं आपको 100 तरीके से बता सकता हूं जिनकी बदौलत मैंने देखा बच्चों को ना सिलेक्ट होते हुए, और आपको 100 ही बार ऐसा बोलूंगा कि एक भी तरीके को मत अपनाना। मैं कर रहा हूं शुरू, मैं कर रहा हूं शुरू। ओके, चलो। तो ह्यूमिडिटी के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा एक रिकेप करा देता हूं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता, जल्दी जल्दी देखना मेरे साथ। ह्यूमिडिटी का मतलब होता द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, जो कि जनरली 0 से 5% होता है। ह्यूमिडिटी वेराई टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इट वेराइज टेम्पोरली एज वेल एज स्पेशली। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इज नोन एज हाइग्रोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है किसी भी जगह की। ह्यूमिडिटी एड कैसे होती है? इवापोरेशन के चलते। जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी एड होगी। इट इज द सोर्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी। एंड ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की होती है? तो जनरली वी हैव 3 टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी। पहला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जो कि वॉल्यूम में नापी जाती।
ग्राम पर मीटर क्यूब। एक मीटर हवा के अंदर, एक मीटर क्यूब हवा के अंदर कितने ग्राम में वाटर वेपर है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, 1 किलो हवा के अंदर कितनी वाटर वेपर है, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती, आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, ह्यूमिडिटी, फिर आ जाएगा आपका आज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अगर आप लोग आखिरी तक चुप रहो, आखिरी तक कुछ भी ना बोलो, तो शायद ये टॉपिक कंप्लीट हो सकता है आज, वरना ये आज कंप्लीट ना हो। अगर आप जरा सा हल्का सा भी कोई पूछो तो भी ये कंप्लीट नहीं हो। इतना बड़ा टॉपिक है कंडेंसेशन, और है भी उतना ही इंपॉर्टेंट। चलो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव का मतलब आप समझ रहे हो ना, किसी से कंपेयर करके बताई गई। तो हवा के अंदर कितनी नमी मौजूद है और हवा कितनी नमी होल्ड कर सकता है, इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक बोतल के अंदर कितना पानी है और एक बोतल में कितना पानी आ सकता है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो क्या बताया जा रहा है यहां पर, देखो समझो, द रेशियो ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक निर्धारित तापमान पर हवा में कितनी नमी है, हवा में कितनी नमी है और हवा में कितनी नमी हो सकती है। मतलब आप ऐसा समझो कि मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर पानी कितना आ सकता है, 100, और कितना पानी है, तो कितना आ सकता है और कितना है, दोनों का रिलेटिव यहां पर सापेक्ष आर्द्रता बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। तो टेम्परेचर टू अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम एयर एट सेम टेम्परेचर। कितनी वो और ऐड कर सकता है कि वो फुल्ली सैचुरेट हो जाए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वाटर वेपर इन एयर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को याद रखिएगा, जितना ज्यादा वाटर वेपर ऐड होगी उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐड होगी, और जितना जल्दी तापमान घटेगा उतनी रिलेटिव, मतलब जितना जल्दी तापमान बढ़ेगा उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कैसे, मैं बताऊंगा अभी आज आपको। तो क्या समझ रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रेशियो है। कैसा रेशियो? एक रेशियो कि इस बॉक्स के अंदर कितना पानी आ सकता है, आ कितना सकता, 100, वो कितना पानी आया, अगर इतना पानी आया मतलब तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 70, इतना आया तो 20, इतना आया तो 30, मतलब कितना आ सकता और कितना है, दैट इज ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड इट इज मेजर्ड इन परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज में नापते हैं। इट इज ग्रेटर ओवर ओशन एंड लीस्ट ओवर कॉन्टिनेंट। देखो, ओशन के ऊपर इवापोरेशन होता है, पानी भाप बन के आसमान में उड़ता है, तो इसलिए ओशन के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, बट कॉन्टिनेंट के ऊपर इतने ज्यादा सोर्सेस नहीं होते वाटर बॉडी के, इसलिए वहां पर कम होती। When relative humidity become 100%, air becomes saturate and after this condensation start। जब relative humidity 100% हो जाती है तब हवा सेचुरेट हो जाती है और उसके बाद कंडेंसेशन शुरू होता है, और जब कंडेंसेशन फुल हो जाता तब बारिश शुरू होती। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे ये पॉकेट है, इस पॉकेट के अंदर अभी कितनी, 70। एक काम करो, जस्ट ओपन योर मोबाइल फोन एंड चेक द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या आपके मोबाइल में कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी बता रहा है? चेक करो अभी कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैं भी यहां की चेक करता हूं, भोपाल की। तेरी याद मां मुझको आने लगी है। क्या बता रहा है? 28%, 83%। देखो, अगर किसी भी इलाके की रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको 90% से प्लस मिलेगी, उस इलाके के अंदर या तो बादल होंगे या बारिश हो रही होगी। देख लेना, आप लोग तो बैठे हो आपके घर के पास, बाहर जाकर के देख लेना। जिस भी इलाके की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% प्लस होगी, वहां या तो आसमान एकदम घनघोर छा चुका होगा या फिर बारिश होना शुरू हो चुकी होगी। आई बात समझ में? तो व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम 100%, जब हवा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती, बस उसी समय से कंडेंसेशन शुरू हो जाता। ओके, ये याद रखना कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंट में नापते, अलग अलग जगह अलग अलग। आपको अब समझ में तो आ गया होगा ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे किसी की क्या, किसी की क्या, अगर किसी की 67 है, किसी की 63 है, 65 है, आप बाहर देख लो, आप इसको देख लो, और अब ना आप इसको साल के अलग अलग समय में देखते रहना।
जब गर्मी होगी ना, गर्मी में देखना आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10 दिखेगी, 15 दिखेगी, और ठंड में आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20-22 दिखेगी, और बारिश में रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको 90, 95 और 100% भी दिख सकती है, 99% भी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या, कि कितना हवा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है और कितना उसने होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी, जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी। कैसे, जैसे कि अभी हवा का तापमान है 10 डिग्री, हवा का तापमान कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया 100%। क्यों, क्योंकि जब तापमान कम होता है तो वॉल्यूम कम होती, तापमान और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और जब वॉल्यूम कम तो हवा दबी रहती है, और दबी रहती मतलब ज्यादा। फिर जब मैंने 10 डिग्री से तापमान 20 डिग्री किया तो ये वॉल्यूम जो था ये बढ़ गई। देखो आप यहां एक पॉइंट समझना, सभी लोग ध्यान से देखना, वाटर वेपर जितनी यहां थी उतनी ही वाटर वेपर यहां है और उतनी ही वाटर वेपर यहां है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां 100 थी, यहां 52 हुई और यहां 28 हो गई। क्यों, क्योंकि तापमान 10 से 20 से 30 हो गया। हमको पता है जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ती है। तो जब तापमान बढ़ाया तो पहले जब तापमान 10 था तो वॉल्यूम बराबर थी पानी के, जब मैंने तापमान को 20 कर दिया तो वॉल्यूम ये येलो बढ़ गया, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम दिख रही है ना। कितना होल्ड कर सकती है और कितना होल्ड किया, जैसे 100% कर सकती है और 100% किया है तो ये हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। यहां पर होल्ड कितना कर सकती, इतना, बट किया सिर्फ 52। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई ना, यहां पर वॉल्यूम और बढ़ गई तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा समझ लो, इस छोटे से कमरे में अकेला इंसान हूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि रूम खाली है, यहां लग रहा हां सफिशिएंट है। फिर मैंने ये कमरा वो होल ये 3-4 तोड़ करके मैं अभी भी आदमी में अकेला हूं बट वॉल्यूम बढ़ा लिया तो अब ऑटोमेटिकली मैं कम दिखने लगा। फिर मैंने पूरे फ्लोर को खाली कर दिया, दीवारों को, सिर्फ बिम कॉलम बचे और मैं अकेला, तो अब मैं और कम लगा। मतलब सिर्फ वॉल्यूम ही वॉल्यूम बढ़ रही है तापमान की वजह से। तो याद रखना, जब जब तापमान बढ़ेगा टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर तापमान बढ़ाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ओके, हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? कौन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे निकाल सकता किसी पर्टिकुलर डे की? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ती, एक तो निर्धारित तापमान और एक उस जगह की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या बताती? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर पर यूनिट वॉल्यूम। यही तो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि हवा में कितनी नमी मौजूद है। हां, यहां पर तापमान भी बताना चाहिए, तो अगर आपको तापमान और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दे दिया तो आपको पता चल जाएगा कि इस इलाके में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। आई बात समझ में? तो बोथ तापमान और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की परिभाषा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक ही है, दोनों चीज सेम ही है। जब आप फॉर्मूला निकालोगे ना तो आप ऐसा लिखोगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई 100 नीचे के लिए नीचे की तरफ वो तापमान, तो उससे क्या परसेंट में निकल आएगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 100 से अपन जो निकालते हैं ना परसेंटेज आंकड़ा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से ही निकलती, बस परसेंट बताती थी कि किसके सापेक्ष में कितना रिलेट करते हुए कि कितना हो सकता है और कितना है। तो आपको अगर यदि तापमान और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दोनों दे दी जाए तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो। अगली प्रोसेस आ जाएगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं समक्षेपण। तो इसका मतलब क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखो, पहली प्रोसेस थी इवापोरेशन, पहली प्रोसेस थी इवापोरेशन। इसके अंदर क्या हुआ? वाटर कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में, और इसी वाटर वेपर को हमने बोल दिया ह्यूमिडिटी, और तीन तरीके से पढ़ लिया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक। अब यही वाटर वेपर तापमान में गिरावट की वजह से जब तापमान में गिरावट की वजह से ये वाटर वेपर क्या होती? व्हाट इज वाटर वेपर? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर क्या? भाप है, मतलब क्या है? गैस है ये। तो जब ये गैस तापमान के गिरने की वजह से या तो सॉलिड या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो क्या लिखा गया? द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। और ये दो चीज के ऊपर डिपेंड होता है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तापमान, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडेंसेशन। जैसे तापमान गिरेगा हवा वैसे ही कंडेंस होगी। आप समझ रहे हो ना? पानी के ऊपर धूप गिरी तो वाटर वेपर बन गया,
वाटर वेपर हवा में आ गई। अब हवा में जैसे जैसे तापमान घटेगा गिरेगा वैसे वो बादल बनना शुरू हो जाएगी। जैसे तापमान रिड्यूस होगा वैसे वो बादल बनना शुरू हो जाएगी। आप ऐसे समझ लो ना इसको कि जैसे हम दूध गर्म करते तो दूध जब गर्म होता वहां पर तो भाप बनता है, वेपर बनता, और वेपर जब हवा में जाती तापमान गिरता जाता तो फिर पानी बन जाती है। जब वेपर ऐसे यूं कर करके ऊपर जाती है और हम उसको किसी से ढक देते तो फिर पानी बन जाती। क्यों? क्योंकि तापमान गिर गया। आप यहां भी देखोगे, आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी है, कोल्ड ड्रिंक हम लेकर के आती है, ठंडे पानी की बोतल लेकर के आते हैं, तो जैसे हम उसको दुकान से खरीदते हैं गर्मी के दिनों में बाहर आते हैं, हम क्या नोटिस करते हैं उस बोतल के बाहर पूरा का पूरा मॉइस्चर आ जाता है। देखा आप सभी लोगों ने ऐसा मॉइस्चर, वो पानी की बोतल पूरी गीली हो जाती। अब हमको क्या लगता है कि पानी की बोतल के अंदर से ये नमी बाहर आ रही है। अरे मेरे दादा, वो अंदर की नमी नहीं है, बोतल आपकी पैक्ड है, बोतल के अंदर से नमी बाहर नहीं आई। ये जो हवा में मॉइस्चर था ना, उस मॉइस्चर को आप इस बोतल ने कम तापमान दे दिया। बोतल का तापमान कितना होगा जो आप पानी लेकर के आओगे? ज्यादा से ज्यादा उसका तापमान होगा 5 डिग्री। 5 डिग्री 6 डिग्री की मिलती बोतल, 6 डिग्री तापमान है। और सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर का तापमान कितना, गर्मी की बात कर रहा हूं, 40 डिग्री। तो इस 40 डिग्री में जो मॉइस्चर है, जैसे उसको 6 डिग्री वाला इतना कम तापमान मिला, फट से कंडेंस हो जाएगा, तो उसके अराउंड जाकर के चिपक जाता है। यही तो होता है जनरली, यही होता है ना कि जैसे ही तापमान गिरता है ये कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के वो भाप जो थी वो पानी बन गई। तो क्या हुआ? द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। कब होती है? जब तापमान गिरेगा। अगर तापमान बढ़ा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन कम होगा, और अगर तापमान घटा तो कंडेंसेशन फटाक से होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सिर्फ तब होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100 होगी। When relative humidity become 100, air becomes saturate. After that, condensation start. तो कंडेंसेशन कब होगा? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। आए समझ में? तो तापमान गिरेगा तो कंडेंसेशन बढ़ेगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो कंडेंसेशन बढ़ेगा। प्रोसेस जानो इसका क्या होता है। इस टेम्परेचर फॉल, जब हवा का तापमान गिरता है तो इस टेम्परेचर फॉल कंडेंसेशन स्टार्ट अराउंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर 3 चीजों से मिलकर के बना, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैस। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल है, उन डस्ट पार्टिकल को पकड़ करके सारी वाटर वेपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, वो बादल बनने की प्रक्रिया यहां से चालू हो जाएगी। दिस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर नोन एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि बादलों, ये जो टाइनी डस्ट पार्टिकल हवा में मौजूद है, ये बादलों का केंद्र बनते। क्यों? क्योंकि सारी वाटर वेपर इनके अराउंड जाकर के इकट्ठा हो जाती और फिर यहीं से बादल के बनने का निर्माण शुरू हो जाता। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन रिजल्ट इनटू ड्यू, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड। कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम होता है शबनम की बूंदे, फॉग कोहरा, मिस्ट कुहासा और बादल। ये सब कंडेंसेशन का एग्जाम है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछे एक एक करके। कभी कभी तो ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडेंसेशन। अभी मैंने बताया नहीं है, अभी आपको सिर्फ प्रोसेस बताइए। अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ड्यू से। अभी मुझे ये बताओ, कंडेंसेशन की प्रोसेस समझ में आई? विदाउट आस्किंग कि मिस्ट क्या होता है, विदाउट आस्किंग कि फॉग क्या होता है। निस दिन ध्यान तेरा मैं भी धरूं हो, तेरी याद मां मुझको आने लगी है, याद मां मुझको आने लगी। जय महाकाली पावागढ़ वाली। ठीक है, करें शुरू। आगे बढ़ते, शुरू करते ड्यू, ओस की बूंद से। ओस की बूंद से शुरू करते। ओके, तो विंड टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल, विंटर की ओस की बूंद तो ठंड में होती है ना, बस ठंड का ही समझना। तो विंड टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल इन विंटर, वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग अराउंड द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर ओस की बूंदें जमना शुरू हो जाती है, और इसी को हम बोलते ड्यू, इसी को हम बोलते शबनम। शबनम को जानते हो? शबनम, धमाल मूवी देखिए। जब आदि मानव डब्ल्यू की तलाश में गोवा जाते हैं तो बोलता है ना वह एक आदमी कि भैया हमको गोवा छोड़ दोगे क्या, रास्ते में लिफ्ट मांगते।
तो बोलता है कि गोवा छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ देंगे। बोले मैं कुछ पागलों को लेकर के गोवा जा रहा हूं, तुम चलो, तुमको भी छोड़ दूंगा। तो वो जाता है, वो देखता है पीछे अंदर तो एक आदमी होता, शबनम शबनम शबनम, धोखा दिया तूने मुझे, आपके बाप के कहने पर तूने मुझे छोड़ा है। तो वो बोलते हैं कि ये कौन है? बोले ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसको छोड़ दिया तो ये पागल हो गया। फिर आगे जाता है, फिर उसको देखता है, शबनम तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? बोले ये कौन है? बोले शबनम का बाप है, शबनम ने इसको मना किया था, शबनम दूसरे के साथ बात कर ली तो वो पागल। बोले ये भी पागल हो गया? बोले हाँ। फिर आगे बोले कि अरे मानो आदि इनको छोड़, सब ये सब पागल है, तू जल्दी ड्राइवर साइड की सीट पर जाकर के बैठ। वो पिकअप थी, पिकअप में आगे, तो आगे जाकर के बैठे। तो जैसे गेट खुला, बोले एक लड़की आती, बोले आइए ना, छोड़ देते हैं हम आपको। बोले ये कौन है? बोले यही तो शबनम है। तो बोले मानो ये हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी, भाग। देखा वो शबनम? अरे यार क्या यार, तुम लोग मूवी नहीं देखते हो, बहुत अच्छी मूवी यार। अच्छा इस तरह की जो मूवी होती है ना, ये माइंड फ्रेश कर देती है, बहुत अच्छी। मतलब ऐसे नहीं देखना, कभी मौका मिले जब जरूर देखिएगा। हाँ वो मैं थोड़े बहुत डायलॉग भूल गया होऊंगा, बट हाँ वो सीन ऐसा ही हो। तो चलो, ओस की बूंद। अब आप ओस की बूंदे बारिश के बाद जब ठंड का महीना आता है, ठंड का मौसम आता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जो जमा होती है वही होती है ओस की और शबनम की बूंदें। अगर आप इन ओस की बूंदों के ऊपर चलोगे, तो अगर आप लगभग 25 से 30 दिन इन ओस की बूंदों के ऊपर चलोगे, तो आपकी आंखों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपका चश्मा निकल जाएगा। इवन मैं खुद 1.5 से 2 महीने चला हूं इन ओस की बूंदों के ऊपर। तो दिस इज अ ड्यू। कब हुआ? जब तापमान घटा। जैसे तापमान रिड्यूस हुआ, तो तापमान के रिड्यूस होने की वजह से जो वाटर वेपर थी, वो वाटर वेपर पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जाकर के कंडेंस हो गई, और उसी को हमने क्या बोल दिया? ड्यू। ठीक। फिर इसके बाद आ गया अगला पॉइंट, अगला जाएगा फ्रोस्ट। अब फ्रोस्ट भी ड्यू जैसे होता है। कैसे? कि जब तापमान इतना गिर जाए कि वो वाटर वेपर ओस की बजाय बर्फ बन जाए, तो उसे फ्रोस्ट बोलेंगे। When the process of condensation takes place in such a temperature that water vapor converted in solid without condensing into liquid, it is called frost. ये ऐसा, ये भी देखा होगा आपने, जहां ज्यादा ठंड होती है वहां पर ये दिखाई देता है। तो इन अदर वर्ड वी कैन से फ्रोजन ड्यू। इसको हम फ्रोजन ड्यू भी बोलते हैं, जमी हुई ओस की बूंदे, फ्रोजन ड्यू है ये। सर आप क्यों चले थे, आपका चश्मा क्यों नहीं निकला? मेरे साथ ना एक घटना हो गई थी। क्या हुआ था कि मैं इंदौर में था, 2018 की बात है। तो मैंने अपने घर वालों से पैसे लिए 800 रुपये चश्मे के लिए, कि 800 रुपये में बढ़िया चश्मा बनवाऊंगा, हीरो बनूंगा और मार्केट में निकलूंगा। तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे चश्मा चाहिए, चश्मा खरीदना, मुझे दिखाई नहीं देता ढंग से। घर वालों ने बेचारे ने दे दिए। पैसे लेकर के मैं आया, मुझे मेरा फ्रेंड मिला कपिल। कपिल ने बोला मैं तेरे को नोवेल्टी से इतना शानदार चश्मा दिलाऊंगा, इतनी नीड ही नहीं है भाई, अच्छा रहा पर तूने घर से पैसे ले लिए, तो ये तो बढ़िया है, घर वालों से लेते रहना चाहिए, बट मैं तुझे एक बढ़िया चश्मा दिलाऊंगा, वो तेरे पैसे बचवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है बता। तो उसने बोला एक काम कर, अभी तो पेट्रोल डला दे गाड़ी के अंदर। तो मैंने गाड़ी के अंदर डला दिया पेट्रोल 200 रुपये का। हम लोग को जंगल जाना था, 200 रुपये का हमने डिलक्स के अंदर डाल दिया पेट्रोल, HF डिलक्स में। हम घूम फिर के ये करके आ गए। अब बचे 600 रुपये। अब अगले दिन जब हम बैठे साथ में सारे दोस्त, तो मैंने चाय की दुकान पे पैसे कटा दिए, तो वहां पे कुछ 101 रुपए के समथिंग हुए थे। अब बचे 500 रुपए। अब ऐसे कर करके किसी दिन कुछ काम आ जाए, किसी दिन क्या काम आ जाए, ऐसे कर करके हमारे वो पैसे आखिरी में बचे 150 रुपए। अब 150 रुपए जब बचे, तो मैंने कपिल को बोला कि कपिल भाई मेरा चश्मा। तो बोले कि मतलब मैं घर से 800 रुपए ले आता हूं, बस 150 रुपए बचे, इतना सस्ता चश्मा तो मेरे गांव में भी नहीं मिलता, तू इंदौर में कहां से दिलाएगा? तो उसने बोला देख परमार, मेरे सारे दोस्त मुझे परमार ही बोलते, बोले देख परमार मेरी बात सुन, ये चश्मे ये सब हमारे लिए एक तरह की डिसेबिलिटी है। चश्मा क्या डिसेबिलिटी है ये? मतलब क्या क्या लगता है तुझे कि चश्मे के अंदर क्या हो जाए? अरे अगर चश्मा ना हो इंसान के पास तो कैसा अधूरा अधूरा रहता है, डिसेबल टाइप का हो जाएगा। मैं तुझे इसका परमानेंट इलाज दिखाता हूं। हम दोनों गए चोइथराम मंडी। चोइथराम मंडी से हमने 1 किलो आंवले खरीदे 100 रुपए के।
1 किलो आंवले लिए, वो 50 रुपए का, फिर तेल गाड़ी में डाला चोइथराम से आने के लिए, 150 रुपए खत्म। उसने मुझे आंवले दिला दिए और मुझे कम से कम 1 महीने, ये ठंड की बात है, 1 महीने ओस की बूंदों पर चलाया कि इससे तेरा चश्मा भी निकल जाएगा। आंवले खाएगा ओस की बूंद पे चलेगा, आंवले खाएगा ओस की बूंद पे चलेगा, आंवले खाएगा उसकी बूंद की चलेगा। कौन बोल सकता है चश्मा नहीं निकलेगा? बात उसकी सही थी यार, आंवले भी खा रहा हूं, उसकी बूंदों पर चल रहा हूं, तो चश्मा तो निकलेगा ही सही, ये तो तय था। फिर मैंने बोला कि यार कपिल, जो भी है सब ठीक है, 14 फरवरी के दिन मकर संक्रांति जो होती है ना, 14 जनवरी के दिन, ठंड की बात है, तो 14 जनवरी के दिन मुझे ना घर जाना। संक्रांति के दिन छुट्टी रहती है, हम लोग सारे, मेरी बहनें बहनें सब आती, तो मैं भी चला जाता हूँ। वो मैंने कहा अगर मैंने मेरे घर चश्मा पहनकर नहीं गया तो मेरे पापा पीटा पीट मचा देंगे मेरी, क्योंकि 800 रुपये लिए मैंने चश्मे के। तो जो भी है, मैं सब मान गया कि उसके ऊपर चलने से, आंवले खाने से चश्मा हट जाता है। मैं तो दूसरा जिरह तेर से कर ही नहीं रहा हूं, दूसरा प्रश्न, बट अभी चाहिए चश्मा अपने को कि घर पे। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है अमन, उसके पिताजी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पंचायत में, तो वो उनका चश्मा लेकर के आए हम। अमन ने बोला कि मेरे पापा का एक पुराना चश्मा है, तो भाई उस चश्मे में एक और यहाँ कांच था मोटा मोटा, तो ऐसा वो कांच लेकर के मैं घर गया। यूं, अब उसमें क्या दिखे क्या, वो तो इतना मोटा कांच था यहाँ वाला कि यूं कर दो तो हाथ जला दे धूप में, अग्नि कांच जैसा था वो मोटे मोटे नहीं रहते हो, तुमने देखे होंगे। अरे यार नहीं देखे? अरे वो बुड्ढों के आते ना, उसके पिताजी भी बुड्ढे ही हैं, तो उनका वो जो चश्मा था यहाँ पे मोटा मोटा वो चश्मा लगा का है। मैं घर गया, मेरी मम्मी ने बोला ये कैसा चश्मा है? मैंने कहा अम्मी फैशन, इंदौर में ऐसे ही सब चलता है, ये गाँव वाँव थोड़ी ना इंदौर। इंदौर गए हो आप? मम्मी तो कभी गई नहीं, मुझे पता था, तो मैंने बोला कि बस जैसे तैसे करके भाई वो निकाला। फिर कम से कम 1.5-2 महीने ट्रेन से बिना टिकट के गया, 60-60 रुपए इकट्ठे करके वो पैसा जमा किया, वो फिर चश्मा लिया मैंने। चश्मा दिलाया मतलब जो था ना वो यही था, 250-300 रुपए वाला, बट वो जो था। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड। अपना चश्मा खुद खरीदे अगर दिक्कत है तो, ऐसा किसी भी कोई भाई कोई कुछ नहीं होता। तो ड्यू और फ्रॉस्ट दोनों क्लियर हुए। अगला पॉइंट आ जाता हमारा कोहरा, फोग। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। आइए अब अगले कंडीशन। सर आप झूठ बोलते थे, तो एक आध बारी सच बोला होऊंगा मेरे घर कि ये ऐसा सीन है वैसा सीन है। मैं अधिकांश समय मतलब क्या करूंगा मैं उनको सच बता करके। देखो पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे नहीं, मैं कम से कम 17-18 साल अपने पेरेंट्स से बाहर दूर रह करके पढ़ाई की मैंने। शुरू के 3-4-5 साल में नहीं बोला होगा मैंने, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो ये परेशान होंगे, इसलिए वो कर लो कि अपना, जैसे अब अपन सपोज करो मैं जंगल में हूं, मुझे जंगल जाना पसंद है, बहुत कोर पसंद है मुझे, उसके अलावा मैं शहर में सिर्फ रहने आता हूं, वरना मुझे जंगल ही पसंद है। तो अगर मैं उनको ये बोलूं कि मैं जंगल में हूं, अगर मैं उनको ये बोलूं कि मैंने मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी ज्वाइन कर ली है, अगर मैं उनको ये बोलूं कि आज मैं आदिवासियों के साथ रुका हूं जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरे भाई बहन जैसे हो, तो मेरे पेरेंट्स थोड़ी ना हाँ करेंगे। तो उनको उतना ही बताओ जितना कि उनके काम के लिए जरूरी है। ऐसा झूठ सारा पूरा झूठ नहीं है, ये झूठ ऐसा है कि आपका जीवन भी चल रहा और आगे। स्टोरी खत्म प्लीज भैया जी। हाँ शशिकांत यादव, जब खत्म हो जाए ना बेटा तब आ जाना क्लास के अंदर, जब तक स्टोरी चले थोड़ा घूम फिराओ, अच्छा माहौल होगा ना, बाहर जाओ घूमाओ अच्छे से, होश की बूंदों के ऊपर चल लो, ज्ञान मत पे लो, आराम से घूम फिर के आ जाओ, फिर बताना जो कुछ भी हो। ओके। ड्यू वाला कॉन्सेप्ट मुझे तो नहीं लगा कि आज तक वो किसी भी एंगल से है, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनल चल करके देखा है, पर्सनली मैं चल करके देख लिया, बट मुझे वो नहीं मिला। ओके आगे बढ़ते, अगला जाएगा फोग मतलब कोहरा। नेक्स्ट इज कोहरा। तो फोग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स से मिलकर के फोग बनता है। क्या होता है कि ठंड के अंदर, आप समझना, बड़ा प्यार से समझने की कोशिश करना, कि जब सूरज की रोशनी पानी पर गिरती तो हवा में तो नमी आ जाती है, क्योंकि पानी बनता भाप, जब पानी भाप बनता तो हवा में आ गई नमी, हवा में आ गई नमी। अब जैसे ही तापमान, विंटर में तापमान कितना जल्दी गिरता है, जैसे ही तापमान गिरा वो नमी वहीं की वहीं सेचुरेट हो जाती। इसीलिए
हमको विंटर में बादल जैसी चीजें धरती के नजदीक दिखाई देती। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा है। क्या पॉइंट पढ़ा? देखो ध्यान से सुनना, ये है पॉइंट हमारा। हर 1 किलोमीटर में तापमान 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। दैट इज अ नॉर्मल लैप्स रेट। यही पढ़ा हमने, पढ़ के दिए गए ना। अब विंटर के अंदर धरती का खुद का ही तापमान 6 डिग्री होता है। दिल्ली का तापमान पहुंच जाता 5 डिग्री 6 डिग्री। तो हवा को 10 किलोमीटर ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, हवा जरा से यहां निकलेगी और यही सेचुरेट हो जाएगी और फिर वो कोहरा बन जाएगी। तो सर अगर वो यही सेचुरेट हो जाएगी तो बादल क्यों नहीं बनता? बादल इसलिए नहीं बनता क्योंकि गर्मी में इवापोरेशन होता है तो थोड़ी नमी रहती है, बट ठंड में इवापोरेशन नहीं होता। इतना ही होता कि कोहरा बन पाए, बादल बन पाए, जितनी उमस नहीं होती, इसलिए कोहरा बनता है। तो फॉग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट, विच आर केप्ट इन सस्पेंशन इन एयर नियर द ग्राउंड सरफेस, जो कि सतह के पास हवा में बनती है। दीज आर क्लाउड क्लोज टू द ग्राउंड। ये भी एक प्रकार के बादल होते, बस ये ग्राउंड के पास बनते, क्लोज टू द ग्राउंड होते। फॉग फॉर्म व्हेन एयर नियर ग्राउंड कूल थ्रू एंड टर्न मॉइस्चर इनटू लिक्विड और आइस। फॉग कब बनता है? जब विंटर के अंदर जो हवा के अंदर की नमी है वो नमी या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर वही नमी आइस में कन्वर्ट हो जाए। बस इसी की वजह से फॉग बनता हुआ दिखाई देता। जब गर्मी होती है, गर्मी में वो ऊपर चला जाएगा। सर आपने बोला वो चल जाएगा, बट इन बच्चों से बोल देना कमेंट ना करें मेरे ऊपर। शशिकांत शिशांत, सॉरी शिशांत यादव, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा, इट्स ओके। यादव जी, यादव जी, तो यादव जी पढ़ते हैं ना, कहां आप परेशान हो रहे हो? नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे और तुम भी इतना सीरियस मत लिया करो अपनी क्लास, मतलब कि बस चल रही है। ओके, इतना ऐसे उसको सर पे लेकर के मत बैठ जाया करो कि सर ने मुझे डांट दिया। मतलब अगर इस बातों का तुम मीनिंग ढूंढने लगे ना, तो फिर मेरी पढ़ाई हुई बातों का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना। अगर मेरी एक छोटी सी बात का इतना बुरा लग जाए ना, तो मेरी 1 लाख बातें ऐसी होगी जो तुमको गर्त से निकाल देगी, तो फिर उनको भी उतना ही मानना। इतना परेशान मत होया करो। ठीक है, तुम्हारे टीचर ने डांटा है, मैं तो मार भी, मतलब मौका मिले तो मैं तो पीटा पीट कर तो दूं यार, बट अब वो मौका कहां मिलता, हम कहां क्लास के अंदर होते। ठीक, आगे बढ़ते। तो फॉग जो होता है, यहां तक समझ में आया कि जब तापमान गिरता है तो वहीं पर सेचुरेट हो जाता है। इन केस ऑफ फॉग विजिबिलिटी इज लेस देन 1 किलोमीटर। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जब फॉग होती बेटा तो विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है। समर, मेहता और रितिका, तुम दोनों से मैं गुस्सा नहीं हूं। तुम लोगों को मैंने 2-2 चार्टे दिए ना, अब मैं एक बार और सही कर दूंगा। तुम दोनों से मैं गुस्सा नहीं हूं, तुमको जो बोलना है बोलो, मस्ती करना कर लो, बट जब मैं कोई पॉइंट एक्सप्लेन करता रहूं तब यहां रहो, ठीक है? अब परेशान मत होना कि सर आप गुस्सा है क्या, सॉरी। तुम सॉरी भी मत बोलो और मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हूं, बट मेरा हक है तुमको डांटना जहां गलती करते हो या जहां मस्ती होते। तो इधर रखो ध्यान, बेफिक्र रहो, कोई लोट की बात नहीं। ठीक है समर एंड रितिका, एंजॉय। चलो, इन केस ऑफ विजिबिलिटी 1 किलोमीटर तक रिड्यूस होती जब फोग आती। देखो फोग में हमने क्या जाना, बड़े ध्यान से सुनना, मैं पहले इसको बंद करूंगा। फोग के अंदर हमने क्या जाना, सुनना ध्यान से। ये पानी है धरती के ऊपर, पानी के ऊपर जब सूरज की रोशनी गिरी तो पानी बना भाप। अब ये भाप बन के हवा में आ चुका है। हवा का तापमान ठंड में ऑलरेडी कम है, तो हवा यही सतह पर कंडेंस हो गई। कंडेंसेशन कब होता है? जब किसी भी चीज का तापमान गिरता है। जब तापमान गिरेगा तो कंडेंसेशन होगा। तो बस हवा में जैसे ही तापमान गिरा विंटर में, कंडेंसेशन हो गया। ओके, इसी को हम फोग बोलते हैं। अब फोग के अलग अलग टाइप होते हैं। रेडिएशन फोग होती है, फिर उसके बाद एक रेडिएशन फोग हो गई, एक फ्रंटल फोग होती है, एक इवापोरेशनल फोग होती है, एक ओशनिक फोग होती है, एक माउंटेनियर फोग होती है। बट आपके काम का इतना नहीं है, आप तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जब भाप पानी इवापोरेट हुआ और हवा में जैसे तापमान गिरा तो वही जम गया, सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंशन फोग कहलाता। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि फोग विजिबिलिटी को घटा देता है एंड इट इज हजार्डियस। ये बहुत हजार्डियस होता फोग। कैसे, मैं बताता हूं आप लोगों को।
मैं आपको 100% वो बोल रहा हूं मेरी तरफ से कि कभी भी अगर फोगी एटमोस्फियर हो तो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि कभी भी ड्राइव या राइड मत करना अगर फोगी एटमोस्फियर हो तो। जान जाते देर नहीं लगती बेटा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, क्या है सीन। ये इतने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये फोग थी दिल्ली में यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, एक के बाद एक लोग टकरा रहे क्योंकि विजिबिलिटी कम थी। यमुना एक्सप्रेसवे तो स्पीड ऑटोमेटिकली 100 के समथिंग होती है। अब देखो ये लोग निकल पाए, उससे पहले कोई दूसरा उनको ठोक देगा। कैसा तो माहौल है यार ये देखो, वो निकल रहे बेचारे। मौत क्या होती है। अभी छोटा सा बच्चा, इसकी क्या गलती बेचारे की। शादी में जा रहा, कहीं जा रहे हो, मतलब देख रहे हो ना। ये लो, ये दूसरी गाड़ी टकरा गई। अब ये अगर 10 सेकंड 15 सेकंड में खाली ना करे तो एक और गाड़ी आकर के इनको फोड़ देगी। सोचो मौत क्या होती। इन लोगों से पूछो कि अगर कोई ट्रक आ गया तो पूरे के पूरे को चूर देगा। वो सीधे साधे लोग बेचारे, मतलब अपनी अपनी यात्राएं करते किसी कारण बस, किसी चीजों के बस, बट ज्योग्राफिकल हेजार्डियस इवेंट इतने बेखौफ खतरनाक होते। ये लो, खेल खत्म। अब ये जब तक ना निकले तब तक दूसरा आकर के ठोक देगा। ये इसी को उनको बोल रहे जल्दी खाली कर दे वरना दूसरी गाड़ी आकर के ठोक देगी इसी को। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी फोगी एटमॉस्फेयर हो, प्लीज प्लीज, या तो आपकी गाड़ी के अंदर फोग लैंप और ये सब होना चाहिए तो ठीक है, और अगर नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो प्लीज आप अवॉइड कीजिए ऐसे माहौल में ट्रेवल करना। ये बहुत बहुत बुरा होता है, इतना आसान नहीं होता है। आपके इलाके की ज्योग्राफी आपका जीना मरना भी तय कर देती उसी क्षण में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फोग के बाद अगला जाएगा मिस्ट। मिस्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी इलाके के अंदर इवापोरेशन कम हो तो उस इलाके के अंदर तापमान और इनके चेंज होने की वजह से विजिबिलिटी मोर देन 1 किलोमीटर हो जाए और लेस देन 2 किलोमीटर। जब विजिबिलिटी आपकी 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम हो जाएगी उस समय उसे हम मिस्ट बोलेंगे। आए समझ में। फोग और मिस्ट में अंतर। फोग क्या था, जब विजिबिलिटी आपकी 1 किलोमीटर से कम थी तो दैट इज फोग, और जब विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा और 2 किलोमीटर से कम होगी उसे हम मिस्ट बोलेंगे। आ गया समझ में। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। अगला जाएगा क्लाउड्स। व्हाट इज क्लाउड्स, है ना। तो क्लाउड से पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्लाउड आर डिफाइंड एज एग्रीगेशन ऑफ इन्यूमरेबल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस क्रिस्टल विच आर केप्ट इन सस्पेंशन इन एयर। मतलब बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल जब हवा के अंदर सस्पेंडेड हो जाए उसी को हम बादल बोलते हैं। जब ये हवा के अंदर सस्पेंडेड हो जाए उसी को हम बादल बोलते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मैंने क्या बोला कि जब हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल जो मौजूद होते उन डस्ट पार्टिकल के अराउंड जो वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जब डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर वेपर जम जाएगी इसे हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है। एंड क्लाउड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन हीट बजट। आशीष याद रखिएगा, जब विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज्यादा 2 किलोमीटर से कम हो उसे मिस्ट बोलेंगे। पहाड़ों में होता है ये। मिस्ट ओकर इन इन दी इन जंगल एंड इन माउंटेन एंड फोग ओकर इन अ सिटी। डन। क्लाउड क्लियर। फ्रोस्ट इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप, यस।
सर कॉज ऑफ लाइटनिंग समय आने पर बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो जनरली 3 प्रकार के बादल होते हैं। करें शुरू। मतलब वाई मिस्ट ओकर इन ए माउंटेनियस रीजन, ऐसा मत समझो उसको, ऐसा समझो कि जब माउंटेनियस रीजन में होता तो उसको मिस्ट बोल देते। कोई ऐसा नहीं है कि वो मिस्ट जैसी चीज वहां होती। वहां पर जो कंडेंसेशन होता उसको मिस्ट बोल दिया, जो सिटी में होता उसको फॉग बोल दिया, और जब उससे पोल्यूटेंट्स मिल गए तो उसे स्मॉग बोल दिया। ओके, अगला जाएगा टाइप्स ऑफ क्लाउड। अगला जाएगा टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो बेस्ड ऑन हाइट क्लाउड्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 भाग में बांटा है। पहला हाई क्लाउड, जो कि 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक पाए जाएंगे। दूसरा मिडिल क्लाउड, जो कि 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक पाए जाएंगे। और तीसरा लो क्लाउड, जो कि 2 किलोमीटर से नीचे तक पाए जाएंगे। तो 3 तरह के क्लाउड हुए, हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, एक काम करते हो हर्षवर्धन, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ना जब मैंने एटमॉस्फेयर पढ़ाया था तब बताया था। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जब मैंने इंसोलेशन पढ़ाया था तब बताया था। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जब मैंने हीट बजट पढ़ाया था तब बताया था। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जब मैंने कंडेंसेशन पढ़ाया था तब बताया था। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जब मैंने आज क्लाउड्स पढ़ाया तब बताया था। और इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो इसके बाद मेरे बताने से भी नहीं आएगा, उसको लेट इट भी कर दो, छोड़ दो उसको। टाइप्स ऑफ क्लाउड। टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होते? तो 3 तरह के क्लाउड होते। एक जो हाइट पर पाए जाए उनको हम बोलेंगे हाई क्लाउड्स। एक जो 2 से 6 किलोमीटर तक पाए जाए दैट आर मिडिल क्लाउड। और जो 2 किलोमीटर से नीचे पाए जाए दैट आर दी लो क्लाउड्स। ओके, तो एक एक करके हम सारे क्लाउड्स को जानना शुरू करते। ठीक, चलो मैं आपको कुछ यहां पर टर्म्स बता रहा हूं, उन टर्म्स को नोट कीजिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला सिरस। अगर किसी बादल में सिरस वर्ड आ रहा तो इसका मतलब होता हाई क्लाउड। हाई क्लाउड्स, अगर सिरस आता तो उसे हम बोलते हाई क्लाउड। स्ट्रेटस वर्ड आता तो हम उसको बोलते लेयर स्लेस शीट। जो लेयर बाय लेयर हो, जो पतली सी शीट की तरह हो, देट आर दी स्ट्रेटस क्लाउड। क्यूमुलस, पफी विथ फ्लैट बेस। इनका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है और ऊपर से पफी होते हैं इसे, देट आर दी क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, अगला ओल्टो, मतलब मिडिल क्लाउड। ओल्टो का मतलब हो जाएगा मिडिल क्लाउड। सिरस हाई क्लाउड, स्ट्रेटस लेट क्लाउड, क्यूमुलस पफी क्लाउड, ओल्टो मिडिल क्लाउड। क्लियर? इसके बाद निम्बस, रेन गिविंग क्लाउड। सबसे ज्यादा बारिश होती इनसे। तो ये मैं प्रफिक्स बता रहा हूं सब क्लाउड के, ये हमको एक एक करके याद करना होगा। करें शुरू? करें? ठीक है, अब यहां देखो ना, जैसे सिरस सिरस सिरस, सिरस का मतलब मैंने क्या बताया था, हाई क्लाउड। फिर इसके बाद है तो जो मिडिल में पाई जाए अल्टो, अल्टो, ये देखो अल्टो मतलब मिडिल क्लाउड। फिर इसके बाद है तो क्यूमुलस, ये फ्लैट बेस और पफी इन अपीयरेंस, हो गया आपका पफी इन अपीयरेंस विथ फ्लैट बेस। फिर आ गया निम्बस क्लाउड, ये जो बारिश कराती है निम्बो, ये निम्बस,
ये बारिश कराते, इरेग्युलर शेप होता है इनका, बिल्कुल सिमिलर शेप नहीं होता। ओके, तो ये हो गए। ऐसे करके अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाई क्लाउड के बारे में। हाई क्लाउड यानी सिरस क्लाउड, जो कि आपको लगभग 16,500 फुट से तो 45,000 फुट तक मिलेंगे, यानी 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक मिलेंगे। तो सिरस आर विस्पी फीथर शेप क्लाउड देट आर मोस्टली मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल। ये ऐसे बादल आपने देखे होंगे ना, जो सिल्की होते, विस्पी होते अपीयरेंस में। देयर विस्पी शेप्स कम फ्रॉम विंड करंट। जो तेज हवा चलती है ना आसमान में, टर्बुलेंस, उसकी वजह से इस तरह से फैल जाते और आइस क्रिस्टल स्ट्रेंड हो जाते। जब हवा चलती तो ये फैल जाते और इनके अंदर के आइस जो होते हैं वो वहां पर हमें मतलब दूर दूर तक स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई देते, तो ये विस्पी हो जाता है इनका अपीयरेंस। वेदर प्रिडिक्शन, जब ये इस तरह के बादल आते हैं तो ये ड्राई वेदर का फिनोमिना होता है, ड्राई वेदर का संकेत होता है जब ऐसे बादल हमें आसमान में दिखाई दे। क्या सार्थक हो जा, क्या दादागिरी चल रही बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया, सब पढ़ो। 2 मिनट पहले तो आप बोल रहे थे कि मेरे से जैसी गरीबी किसी के पास नहीं है, अब ये बोल रहे हो, कभी कुछ भी बोलते रहते हो क्या? ऐसे मतलब यूं खाली है, चलो कुछ भी बोल दिया। क्यों सार्थक? मतलब ऑलवेज स्पीक व्हेन इट इज बेटर देन साइलेंस, और मेरे ख्याल में यहां साइलेंस की इज्जत करना चाहिए तुमको। तो क्लास मॉनिटर मत बनो, आराम से इसको यहां पढ़ो जो दिखाई दे रहा, तो इससे आपका सिलेक्शन होगा। सार्थक क्लियर? अगला पॉइंट नेक्स्ट आ जाएगा सिरो स्ट्रेटस क्लाउड। तो सिरो वर्ड मतलब क्या होगा सर? हाइट पर। सिरो मतलब ऊंचे, और स्ट्रेटस वर्ड का मतलब क्या हो गया? लेयर। ऊंचाई पर जो लेयर फॉर्म में पाई जाए, देट आर दी सिरो स्ट्रेटस क्लाउड। जो ऊंचाई पर लेयर फॉर्म में पाई जाए, देट आर दी सिरो स्ट्रेटस क्लाउड। तो सिरो स्ट्रेटस क्लाउड आर थीन, पतले होते, व्हाइट क्लाउड होते, देट कवर द होल स्काई लाइक अ वेल। ये एक वेल की तरह पूरे स्काई को कवर कर लेते। वेल का मतलब जानते हो ना? वेल का मतलब होता है, अरे वो वेल नहीं देखा आप लोगों ने? जब वो यूरोप में शादियां होती ना, वो जो जाते हैं ना, लड़की ऐसे अपने सामने को पर्दा मच्छरदानी लगा के जाती है, फिर लड़के की तरफ से आते हैं, तो आई विद द नेम ऑफ गॉड ऑफ 7 किंगडम आई डिनाई एंड आई सपोज टू मेक यू बोथ। मतलब ऐसा कुछ रहता है ना, वो शादी वादी के लिए कुछ बोलते हैं। अंग्रेजी मूवी में आपने देखा होगा, इन द नेम ऑफ ओल्ड एंड न्यू गॉड्स आई मेक्स यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो जो रहता है ना, उसे वेल बोलते। वेल मतलब ये ऐसा एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। हाँ, वो मुझे नहीं पता, वो घूंघट घूंघट घूंघट, हाँ वैसे ही। तो ये वेल की तरह इनका अपीयरेंस होता है इनका। सो दिस क्लाउड आर मोस्ट कॉमनली सीन इन विंटर। जब इवापोरेशन ज्यादा होता है ना, तब ये दिखाई देता है। अरे डिनाई नहीं होता, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ करो। डिनाई नहीं होता, एग्रीड होता हो, डिनाई थोड़ी ना होता। तो विंटर एंड कैन कॉज अपीयरेंस हॉलो। इनके अराउंड सबसे खतरनाक बात क्या होती है? हॉलो। मतलब कि जब ये आसमान में बादल हो और इनके पीछे जब सूरज आ जाता है, तो सूरज के अराउंड एक ऐसा सर्कल बन जाता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इससे हम ज्योग्राफी में बोलते हैं हालो। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हालो कौन से क्लाउड के पीछे बनता है? तो सीरो स्ट्रेटस क्लाउड के पीछे हालो बनता है, याद रखिएगा। अब मुझसे अलग से पूछ लो, सर हालो क्या होता है? हालो एक प्रकार का रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है कि सूरज के सीरो स्ट्रेटस क्लाउड के पीछे आ जाने की वजह से जो सर्कल बनता है, उसी को हम हालो बोलते हैं। ठीक है। रेन एंड स्नो विल अराइव विद इन 24 आवर्स। जब इस तरह के बादल आते हैं तो इनकी वजह से रेन और स्नो आने वाली रहती है अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। सिरो स्ट्रेटस क्लाउड दो बताए मैंने, सिरस और सिरो स्ट्रेटस। आगे बढ़ू? अगला जाएगा सिरो क्यूमुलस क्लाउड। सिरो क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है? सिरो क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है?
सिरस मतलब तो ऊंचाई पर पाए जाने वाले, और क्यूमुलस मतलब ऐसे फ्लैट बेस के साथ कई सारे टुकड़ों में पाए जाने वाले बादल, इन्हें सिरोस्ट्रेटस क्लाउड, सिरोक्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं। तो सिरोक्यूमुलस क्लाउड आर थीन, पतले होते। पफी क्लाउड, मैंने बोला था ना जहां क्यूमुलस वर्ड आ जाए वहां पफी, तो पफी समटाइम्स पेची मतलब टुकड़ों में पाए जाते हैं ना। शीट लाइक क्लाउड्स, एक के बाद इतने सारे पाए जाते हैं ये, तो दे समटाइम्स लुक्स लाइक फुल ऑफ रिपल्स, ऐसा लगता है जैसे रस्सियां हैं। थीन पफी क्लाउड एट वेरी हाइट, इनको बोला जाता है सिरस क्यूमुलस क्लाउड। और इन क्लाउड को मैकरल स्काई भी बोलते हैं। मैकरल स्काई का मतलब क्या होता है कि ये मैकरल एक मछली है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसको मैकरल फिश बोलते हैं। ये मैकरल फिश झुंड में चलती समंदर के अंदर, तो वैसे के वैसे ये बादल स्काई के अंदर झुंड में दिखाई देते, तो इसलिए इनको सिरोक्यूमुलस या फिर मैकरल स्काई क्लाउड बोलते हैं। सिरोक्यूमुलस, सिरो मतलब हाइट और क्यूमुलस मतलब कि जो टुकड़ों में पाए जाए। ओके, तो सिरोक्यूमुलस दैट आर दी मैकरल स्काई। वेदर प्रिडिक्शन फेयर वेदर, ज्यादा बारिश नहीं होगी, फेयर बट कोल्ड, थोड़ा ठंडा वेदर होगा। हाउएवर इफ ट्रॉपिकल रीजन दोस क्लाउड कुड बी शाइन ऑफ अप्रोचिंग हरिकेन्स, अगर आप ट्रॉपिकल इलाके के अंदर हो तो हल्का फुल्का तूफान आने की संभावना है इन क्लाउड के साथ साथ। अगर आज ऐसे क्लाउड है तो उनका नाम है सिरस क्यूमुलस क्लाउड। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है सीडीएस का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्लाउड। पहला, ये हाई थीन पफी क्लाउड होते हैं, आइस क्रिस्टल से बने होते, जो कि रिपल की तरह लगते हैं, रस्सियों की तरह। ये 20,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, धरती की सतह पर हाई क्लाउड होते हैं। इनका एक टाइप होता मैकरल स्काई, मैकरल स्काई की तरह हमें दिखाई देते, बिकॉज क्लाउड्स रिसेंबल्स लार्ज फिश स्काइल, मतलब बहुत सारी मछलियों की तरह ये असेंबल होते, स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट सनसेट, और जब शाम होती है तो इनका पिंक कलर हमें दिखाई देता। कौन से क्लाउड होते हैं? ऑल्टोस्ट्रेटस, सिरोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस और सिरोक्यूमुलस। मुझको आने लगी है। आर यू ओके? नो बेटा, ओके तो नहीं हूं मैं, बट इट कैन बी मैनेजेबल। चलो अगला जाएगा मिड लेटीट्यूड क्लाउड, तो अल्टो क्लाउड जाएंगे क्योंकि बीच में आ गए ना, तो ठीक है। ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स हैव सेवरल पेची व्हाइट ग्रे लेयर। देखो ये लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड, सीम्स टू बी मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल रो फ्लफी रिपल्स, अलग अलग लाइनों की तरह बने होते हैं, रिपल्स की तरह। दे आर मेड अप ऑफ लिक्विड वाटर बट दे डोंट ऑफन प्रोड्यूस रेन, इन बादलों से बारिश नहीं होती, इसलिए इनके वो ज्यादा भाव कोई नहीं देता। आप तो ऐसे याद रखना, अल्टो मतलब मिडिल हाइट पर पाया जाता है, क्यूमुलस मतलब पफिन अपीयरेंस होता है। तो पफिन अपीयरेंस फाइंड एट 6 to 12 किलोमीटर हाइट, 2 to 6 किलोमीटर हाइट, दैट आर दी ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड एंड हैव फेयर वेदर। ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड के बारे में पता चल गया। मिडिल हाइट पर पाए जाने वाले पैचेस क्लाउड जो कि बारिश नहीं करवाते, फेयर क्लाउड होते हैं। अगला जाएगा ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, तो ऑल्टो मतलब मिडिल और स्ट्रेटस मतलब लेयर, स्ट्रेटस मतलब लेयर। तो क्या हुआ, ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड आर ग्रे और ब्लू ग्रे, ग्रे और ब्लू ग्रे मिड लेवल क्लाउड कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, कई सारे आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से बनते। द क्लाउड्स यूजुअली कवर इंटायर स्काई, देखो लेयर होती है पूरी पूरी की पूरी। आपने देखा ना दूध के ऊपर जो मलाई बनती है,
वैसी की वैसी ये पूरी लेयर होती है। तो अल्टो मतलब मिडिल लेवल पर पाए जाने वाली लेयर, तो ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड इनको हम बोलते हैं। वेदर प्रिडिक्शन, बी प्रिपेयर फॉर द कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन और स्नो, मतलब बारिश होने वाली है, बारिश हुई नहीं है, जब बारिश होगी तब तक ये फिर बदल जाएंगे, ये कोई से दूसरे क्लाउड बन जाएंगे। बट हाँ, प्रेसिपिटेशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए हमको। ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड आ गए आसमान के अंदर, मतलब कि बारिश की संभावना है। अरे बेटा, मतलब मैं सही बताऊं तुमको, आई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि तुम लोग मतलब सो केयरिंग पर्सन। बट अभी जैसे अभी मैंने 4-5 दिन ऑफ पर था ना, तो उस वजह से मैं बस यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा सिलेबस भी टाइम पे आ जाए और अभी मैनेजेबल है। अब बेफिक्र रहो, जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि अब बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल दूंगा। मैं अगर देखो ऐसा है सीन यार, मैं तुमको ट्रूली स्पीकिंग कोई छुपाने वाली बात नहीं, तुम्हारे बाद मेरी एक और क्लास है, और अगर मैंने इस क्लास में बीच में छुट्टी मार दी या फिर बीच में मैंने ऑफ कर दी, तो मुझे ना फिर वो क्या, जो अगली क्लास है ना, उसके अंदर मेरे दिमाग में ये बात बन जाएगी कि मैं ले नहीं सकता हूँ क्लास, क्योंकि मैंने पहली वाली भी छोड़ी है। तो मुझे उसमें 1 घंटे पढ़ाने के लिए इसमें अपने आप को बेवकूफ बनाना पड़ेगा कि हाँ सब ठीक है मामला, तो वो ऐसा वाला सीन समझ रहे हैं ना। ऑल्टो स्टेटस के बाद अगला आ जाएगा आपका क्यूमुलस। क्यूमुलस तो बड़ा सिंपल है, क्या होता है क्यूमुलस का मतलब, एक ऐसा क्लाउड, इसको तो ऐसा समझ लो कि किसी ने कपास देखी, एक काम करो, कपास को बड़ा सा बहुत सारा कपास निकालो, वो कपास को निकाल के आसमान में हवा में उड़ा दो, तो हवा में जो कपास उड़ता हुआ दिखेगा कॉटन, वही आपको क्यूमुलस क्लाउड कहलाएगा। वही आपका क्यूमुलस क्लाउड कहलाएगा। तो क्यूमुलस क्लाउड लुक्स लाइक फ्लफी, क्यूमुलस का मतलब ये होता है फ्लफी, व्हाइट कॉटन बॉल्स, कॉटन की बॉल की तरह होती है। दे आर ब्यूटीफुल इन सनसेट एंड वेराई इन साइज एंड शेप, मेक्स देम फन टू ऑब्जर्व। ये ऐसे बादल आपने देखे होंगे, इनसे बारिश वारिश नहीं होती भाई, फोकट के हैं ये, जबरदस्ती के। ये स्काई के अंदर हमें नॉर्मली दिखाई देते, इनसे कोई रेनफॉल नहीं होती। हाँ बट एक बात जरूर है कि इन बादलों को देखने में मजा अच्छा आता है, ये सितंबर अक्टूबर में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, वो क्लाउड जिनका आप लोगों को इंतजार है, जो बारिश कराते हैं। तो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स आर डार्क ग्रे क्लाउड that seems to fade into falling rain और snow। बस ये वही बादल होते हैं जो धीरे धीरे धुंधलाते धुंधलाते जो तो बरसना शुरू करते। कभी कभी आप लोगों ने आसमान में देखा होगा, कभी दूर से दिखाई देता तो ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा क्लाउड नीचे गिर रहा है। देखना कभी कभी जब हम कहीं पर जाते हैं, दूर से देखते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि वो बादल एकदम धस रहा है जैसे धरती की तरफ, मतलब वो सेचुरेट हो चुका पूरा का पूरा, उसे बोलते हैं निम्बो स्टेटस। मैंने बोला था ना, निम्बो वर्ड मतलब रेन गिविंग क्लाउड। तो दे आर सो थिक दैट इवन ब्लॉक द सनलाइट, एकदम काला वो छा जाता है जब ये बादल आते हैं। वेदर प्रिडिक्शन ग्लूमी विथ कंटिन्यूअस रेन एंड स्नो, ये ग्लूमी हो जाता पूरा, खूब बारिश होती है और स्नोफॉल इनके साथ साथ। सर जो गरजते वो बरसते नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है क्या? ये सही है बेटा, जो नहीं ये गलत है। जो क्लाउड गरजता है जाहिर सी बात है बस वही बरसता है, यहां पर वो सीन है। ये इसको आप इंसानों पर मत बोलो कि जो तेज तेज बोलता हो कुछ करता नहीं है। ये जो गरजते हैं ना वो वैसे ही बरसते तेज तेज। सर आपने बोला था, मुझे याद है, हाँ मुझे भी याद है, मैंने एक बात बोली थी किसी बैच में आज से 200 साल पहले कि I don't want any of you to become a cloud of my life. I want every one of you to become the sky of my life because the clouds are non-permanent thing. आज वो मेरे खेत में है, कहीं कल कहीं और बरसेंगे, बट आसमान हमेशा है। ये गगन का साया मैं चाहता हूं आपको मेरे जीवन में कि you people should be or you must be like a sky of my life, not a cloud of my life. कभी कही थी मैं, समझ नहीं हो गया उस बात को, वही मैं आज भी आपको कह रहा हूं। चलो आगे 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 बढ़ते। ये आ गया निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, ग्लूमी वेदर, रेन एंड स्नो, खूब होती इनसे बारिश। अगला जाएगा आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो गरजते हैं, जो गरजने वाले है ना। तो क्यूमुलो मतलब कि पफी, और निम्बस जिनका कोई शेप ना हो। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कॉमनली कॉल्ड द थंडर स्टॉर्म क्लाउड, इन क्लाउड को हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म क्लाउड।
थंडर स्टॉर्म मतलब कि वज्र जो गरजते हैं ना, वो क्लाउड बोलते हैं इनको, थंडर स्टॉर्म क्लाउड। आर डेंस टावरिंग क्लाउड, ये डेंस होते, टावर्ड क्लाउड होते, टावर की तरह ऐसे बने होते। वर्टिकली क्लाउड ऑफन एसोसिएटेड विथ हेवी प्रेसिपिटेशन, ये वर्टिकल क्लाउड होते, इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता ऐसा, और हेवी प्रेसिपिटेशन होता है इनके साथ साथ। हेवी प्रेसिपिटेशन, लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म, याद रखना बारिश बहुत तेज होती है और गरजते हैं, बरसते हैं, सब कुछ इसके अंदर होता है। क्लाउड बस्ट भी मैं आपको आज ही बता दूंगा, ठीक है। सो ये आपके थंडर स्टॉर्म क्लाउड होते हैं, ये आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं जो थंडर स्टॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेदर प्रोडिक्शन लुक्स लाइक रेन, हेल एंड थंडर, ओले गिरते, बारिश होती है और गर्जनाहट होती है इन क्लाउड से। अब क्लाउड्स गरजते क्यों है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग अपनी रस्सियां तोड़ रहे हो तो आप ध्यान से सुनो कि अब आज अच्छी बात पता क्या है, सबसे सबसे अच्छी बात जो भगवान का आशीर्वाद है कि बारिश का ही मौसम है, और उसी मौसम में मैं आपको बताता हूं गर्जनाहट होती क्या है। वही मैं आपको बताता हूं कि बिजली क्यों चमकती। करें शुरू? आइए बहुत अच्छे से बताता हूं। देखो क्या होता है, बादल क्या होते हैं ध्यान से सुन लेना, बातचीत करोगे तो आप ही का नुकसान है। ये बादल होते हैं, बादल की कोई परिभाषा पढ़ देगा मेरे लिए कोई भी एक? हाँ पढ़ो, बिल्कुल सही। जो मैंने क्लाउड की डेफिनेशन लिखाई वो डेफिनेशन पढ़ो, बहुत बढ़िया। क्या डेफिनेशन मिली? क्लाउड्स आर एग्रीगेशन ऑफ इनयूमरेबल, बहुत सारी, अनंत, इन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारी, इन्यूमरेबल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल, बर्फ और पानी, अनंत, बहुत सारा बर्फ और पानी से मिलकर के बादल बनते। तो किससे मिलकर के बने? आइस एंड वाटर। अब इन बादलों के अंदर आइस के क्यूब्स हैं, बड़े बड़े आइस भरा हुआ है इन बादलों के अंदर, क्यूब्स, पानी भरा हुआ है। अब ये बादल हवा के साथ साथ फ्लोट करते, जैसे हवा चल रही है, अभी हमने सिरस क्लाउड में पढ़ा था ना, हवा टर्बुलेंस इनको फैला देता है, वैसे जब हवा चल रही थी बादल कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, हवा के हिसाब से। जहां लो प्रेशर होगा वहां हवा जाएगी, जहां हवा जाएगी वहां इनको बादलों को इस तरह से मूवमेंट कराते हुए ले जाएगी। अब इन बादलों के अंदर आइस क्रिस्टल और वाटर वेपर है। तो आप ऐसा समझ लो कि एक मेरे पास बहुत बड़ा ड्रम है, उस ड्रम के अंदर मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दिए और पानी, और उसको मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं तो झम 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 हिलेगा, वो हिलेगा। एग्जैक्टली सेम ये बादल आसमान में जब मूवमेंट करते तो आइस क्रिस्टल और वाटर वेपर एक दूसरे से टकराते। अब आ जाते बचपन में। बचपन में वो सबने किया, पेन को ऐसे बार बार जब हम रब करते हैं हमारे हाथों के ऊपर, है ना, सर के ऊपर, और फिर उसको कॉपी के पास लेकर के जाते तो क्या देखते हैं, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती, वो पन्ना ऊपर उठने लगता है। सभी लोग जानते हैं इसको, सभी अपने अपने घर के वैज्ञानिक थे उस समय में जब वो ऐसा करते थे। और ऐसी तो फीलिंग आती थी कि अगला मैडम कुरकुरी में ही हूं, ये करके। हाँ, होता था ये तो। मैडम कुरकुरी, मैडम मर गई, तुम लोग पूरी बात में मत जाया करो। तो इन क्लाउड्स के अंदर जब मूवमेंट होता तो यहां पर क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। जब ये बादल मूवमेंट करेंगे तो बादल के अंदर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। बोलो हां, बोलो हां। हां, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। कब? जब ये बादल स्काई के अंदर मूवमेंट करेंगे, जब ये बादल स्काई के अंदर घूमेंगे, इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जी गुरुजी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब धरती का कॉन्सेप्ट जानो। यहां तक सिर्फ इतना बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इतना क्लियर हुआ, सिर्फ इतना कि बादल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, इतना, सिर्फ इतना कि बादल जब मूवमेंट कर रहे थे हवा की वजह से, तो आइस क्रिस्टल और पानी के रब होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक, ओके। अब यहां तक फिर रोक दिया, फिर आगे बढ़े। अब यह है धरती, हमारी पृथ्वी माता। अब धरती एक न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ये न्यूट्रल। तो हमने धरती के यहां पर पॉजिटिव चार्ज देखे, धरती के ऊपर जो पाए जाते हैं, बराबर पाए जाते हैं। अर्थिंग लगाते थे हम
अर्थिंग लगाते तो हैं जब बल्ब जलाना होता है खेतों के ऊपर, जब पानी सिंचाई करते हैं खेतों में, पानी फेरने जाते तो बल्ब जलाते ना, वो एक पेचकस गाड़ देते जमीन में, उसके ऊपर गोबर रख देते, गोबर डाल देते थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत नमक डाल देते, तो वो क्या एक अच्छा वो बना लेता है कंडक्शन। वो कंडक्शन की वजह से एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। कैसे कि हम वो, मतलब आप लोगों ने जिसने देखा होगा अर्थिंग का कॉन्सेप्ट वो जानता होगा, जिसने नहीं देखा होगा और सर्च कर लेना यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत छोटी सी चीज है वो। तो गांव में किसान लोग करते, मैं भी किसान हूं, मैंने वही देखा था। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, बादलों के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि बादल के ऊपर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी। अब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से मिलने आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से जब मिलने आएगा तो एक मीडियम बनेगा, और वही मीडियम आपका लाइटनिंग कहलाएगा। जब ये मीडियम बनेगा तो ये मीडियम क्या करेगा, यहां से सारे नेगेटिव चार्ज को नीचे की तरफ ड्रेन कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, अब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अटैक करते, हम सब जानते है ना। तो यहां पर ये इसका नेगेटिव और धरती का पॉजिटिव, ये एक मीडियम बना लेंगे। आप ऐसा समझ लो, लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग एक मीडियम है। घर में वो स्प्रिंग वाला हीटर देखा है, स्प्रिंग वाला हीटर जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब दोनों जोड़ देते तो स्प्रिंग एकदम गर्म हो जाती लाल, और हम उसके ऊपर हाथ सेक लेते, पानी गर्म कर लेते, जो भी होता सब वो देखा हमने। एग्जैक्टली सेम यहां हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे मिल रहे ना, तो ये मीडियम पूरा एक वायर की तरह काम कर रहा है, और ये वायर ही आपका लाइटनिंग कहलाता है, ये वायर ही आपका बिजली कहलाता है। अब जब हम देखते हैं कि वो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारे हीटर में टकराते तो हीटर का तापमान कितना चल जाता, 100 डिग्री 150 डिग्री हो जाता है एकदम गर्म। बट ये तो कितने बड़े बादल है, तो जब ये यहां पर इन दोनों के बीच का मीडियम बनता ना, तो ये इसका तापमान एकदम से पहुंच जाता 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका पूरा ये कितना पहुंच जाता, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये मीडियम बनता है ना, कभी कभी आप ये देखना कि ऐसा मीडियम बन जाता है कि इस क्लाउड का नेगेटिव और इस क्लाउड का पॉजिटिव, बहुत सारी बिजली धरती पर थोड़ी ना गिरती भाई, आसमान में भी चमकती हुई दिखाई देती है ऊपर ही ऊपर। तो ये इस क्लाउड का नेगेटिव और इस क्लाउड का पॉजिटिव ऐसे, तो वैसे काम करता ना वो, तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव ये आपस में जोड़ लेते, तो जब ये आपस में जोड़ लेते तो यहां पर भी बिजली हमें चमकती हुई। ये तो क्या मीडियम है बस, बट जब वो नीचे धरती के साथ बनाता हो क्लाउड, तो धरती एक बड़ी हिस्सा है, बादल तो क्या है धरती के सामने, ये धरती के सामने हो गया बादल, धरती इतनी बड़ी है। तो जब वो बादल का नेगेटिव और धरती का पॉजिटिव मिलते तो ये मीडियम बनता है, और जब मीडियम बनता है, जब हमारे रोड मिल जाती है तो स्प्रिंग कैसी लाल हो जाती, गर्म हो जाती, वैसे इसका तापमान एकदम से विद इन अ सेकंड का मतलब जानते हो ना, हो गया एकदम से तापमान 3000 डिग्री पहुंच जाएगा। और जब तापमान एकदम से 3000 डिग्री पहुंचा, तो तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, तो वॉल्यूम भी उसी क्षण इंक्रीज हो जाती है। जब तापमान बढ़ता है तो एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो जब यहां पर तापमान पहले तो नॉर्मल था, 1 डिग्री 2 डिग्री होगा, हवा है तो, पर जैसे 3000 पहुंचा तो 3000 पहुंचते ही हवा जो थी इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, बम से दूर जाएगी, बम बम। आपका जो रस्सी बम होता है वो क्या होता है, उसके अंदर बारूद होता है, जब वो फूटता है ना तो उस रस्सी बम का तापमान पहुंच जाता है 400-500 डिग्री। तो जैसे वो गर्मी बढ़ती है तो वहां की हवा एकदम से वॉल्यूम बढ़ने से बम दूर जाती, तो आवाज वो हवा करती है, वो रस्सी और वो बारूद आवाज थोड़ी ना करता। आवाज जो आती बम के फूटने पर वो कौन सी आती है, वो हवा के दूर जाने की। तो एग्जैक्टली सेम जब यहां पर ये 3000 पहुंचेगा, धूम बम तो ये ऐसे ही एकदम से जब ये मीडियम बना, तापमान 3000 पहुंचा, तो जैसे ही तापमान बढ़ा वॉल्यूम बढ़ी, हवा दूर भगी, बम करके वो फिर वो आवाज हम तक आती है। तो ये 3000 डिग्री से जो एयर का एक्सपेंशन हुआ इस अ थंडर स्टॉर्म, यही होता थंडर, गर्जनाहट इसी को बोलते हैं। आई समझ में, इसी को बोलते गर्जनाहट। आया अब समझ में, अभी कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। ये देखो ये सब मीडियम है, ये मीडियम है सब, कि आसमान का नेगेटिव धरती का पॉजिटिव और दोनों ने बना लिया मीडियम। अब तो कभी नहीं भूलोगे क्या होता है।
हाँ, 3000 डिग्री एक्चुअल में जो पता किया गया वो है तापमान। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, वो भी हम जान सकते हैं। ये मैंने आपको एकदम निचोड़ के बता दिया, आपको फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो या फिर जिंदगी में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बट मुझे नहीं लगता आज के बाद तुम कभी भूलोगे लाइटनिंग क्या होती है। बस ऊपर के पॉजिटिव के चार्ज नीचे के जब आते हैं तो ड्रेन आउट जो होता है वो मीडियम में लाइटनिंग होता है। ओके। अब यहां पर हाँ बिल्कुल सही कि सर जब बादल गरजते हैं तो हमें पहले बिजली चमकती हुई दिखाई दे जाती, बिल्कुल सही बेटा, और बाद में आवाज आती। हाँ एकदम सही कि पहले हमें बिजली चमकती हुई दिख जाती है सभी लोगों को, और उसके कुछ 1 सेकंड 1.5 सेकंड बाद हमें वो आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है बेटा कि हमारी आंखें जो है वो हमारे कान से आगे है, तो हमारी आंखें पहले देख लेती है और उसके 1-1.5 सेकंड के बाद हमारे कान सुन पाते हैं। तो आंखें आगे होने की वजह से हम पहले देख पाते हैं और बाद में कान पीछे होने की वजह से सुन पाते हैं। बिल्कुल सही। अरे ओए, 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 हिट। ये नहीं है, नो दिस इज नॉट अ रीजन। अरे ये नहीं है रीजन। वाह वाह मत करो, नाइस को। अबे भाई, नो, वो रीजन नहीं है। मैं लिख ही देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन साउंड। ये रीजन है, वो नहीं है। उसको मिटाड़ो यार, उसको मैं मजाक में बोला था। दिस इज यस, दिस इज रीजन। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन साउंड। तो इसलिए वो जल्दी हमारे तक लाइट आ जाती और साउंड को आने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है। और फिर घरों के ऊपर हम ये भी लगाते, इसको बोलते हैं ना लाइटनिंग एब्जॉर्बर। इसको क्या करते हैं, बिल्डिंग जो भी हो उससे ऊपर लगाना होता है। ये क्या करता है, इधर उधर की सारी लाइट को कलेक्ट करके सीधा धरती के अंदर भेज देता है, फूटने नहीं देता। ये ना तो इससे लाइट की एनर्जी बनती है और ना ही ये लाइट को फैलाता है। ये सीधा क्या करता है, आसमान के आने वाली लाइट को कलेक्ट करके, सिर्फ इतना काम होता है इसका, सिर्फ और सिर्फ कि आने वाली लाइट को कलेक्ट करके नीचे भेज देना। इसका लाइटनिंग एब्जॉर्बर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर होता है ये। चलो क्वेश्चन है आप लोगों से। अ लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर? पहला, लाइटनिंग कंडक्टर क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टॉप ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द टॉप सो दैट लाइटनिंग स्ट्राइक प्रेफरेंशियली। लाइटनिंग कंडक्टर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, लाइटनिंग कंडक्टर टेक ऑल द चार्जेस एंड डीप डाउन द अर्थ, उनको नीचे भेज देता है, और लाइटनिंग कंडक्टर को हमें घर के ऊपर सबसे ऊपर लगाना होता है।
नहीं करा रहा मैं, उसका आंसर सही नहीं दोगे तुम, फोकट में मुझे बुरा लगेगा। 3 और 4 उसका आंसर है ना। तो ये आप लोग सी बोल रहे हो, सी किधर से? लाइटनिंग कंडक्टर क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या बोला? उसकी औकात नहीं है इतनी कि वो इलेक्ट्रिसिटी खुद बना दे। मैंने चीख चीख के एक ही बात बोली थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, सर लाइटनिंग टेम्परेचर करेक्टली, सिर्फ एक ही बात बोली थी आप लोगों को। और वो क्या बोला था उस समय मैंने? कि ये लाइट के चार्ज को लेता है और धरती में भेज देता है और इसको सबसे ऊपर लगाना होता है। बट मुझे पता है कि तुमने क्या किया था। अगला स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस का मतलब लेयर। तो स्ट्रेटस क्लाउड्स आर लुक लाइक थीन व्हाइट शीट, शीट की तरह नजर आते, लेयर की तरह, कवरिंग होल स्काई, पूरे आसमान को कवर कर लेते। सिंस दे आर सो थिन, काफी पतले होते, दे शेल्डम प्रोड्यूस मच प्रेसिपिटेशन, इनसे ज्यादा बारिश नहीं होती, या फिर मुश्किल ही है कि बारिश होती है। अगला जाएगा कॉन्ट्रेल्स। ये भी एक तरह का क्लाउड होते हैं, पता? कॉन्ट्रेल्स भी। इसके अंदर क्या होता है कि जो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा ना, रॉकेट उनके पीछे से धुआं निकलता है, वो क्या करते हैं, रॉकेट के पीछे मॉइस्चर छोड़ा जाता है, मतलब रॉकेट के पीछे जो डस्ट पार्टिकल छोड़े जाते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल से ये पता लगाया जाता है कि हवा के अंदर नमी है कि नहीं है। क्योंकि अगर हवा के अंदर नमी होगी तो नमी सीधा डस्ट पार्टिकल से जाकर के चिपक जाएगी। तो जब वो रॉकेट के पीछे हमें ऐसी लाइन दिखाई दी जाती है ना, उसका मतलब ये होता है वो पोल्यूशन नहीं, उसका मतलब ये होता है कि हाँ हवा में नमी है। उसको पोल्यूशन मत समझना। Contrail are made up of contrail are made by high flying jet. They are still cloud. ये भी एक प्रकार के बादल होते, though because they are made up of water droplets condensed from water vapor in exhausted jet. वाटर वेपर जो जेट से निकलती ना उससे कंडेंस होता है ये। हाँ, ये इसमें और चेंज आएगा। चेंज ये आएगा कि ये 3,000 नहीं, ये 30,000 जाता है। ऑलमोस्ट 25 से 30,000 डिग्री तापमान और बढ़ जाता है। हाँ, 30,000 होगा, 3,000 नहीं, 30,000। ये लो, क्लाउड बस्ट के नाम से कोई चूड़िया फोड़ रहा था, ये लो क्लाउड बस्ट तुम्हारा। द क्लाउड बस्ट इज ए सडन इंटेंस रेनफॉल इवेंट वेयर एटलीस्ट 100 mm बारिश हो जाती, 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे में, एक छोटे इलाके के अंदर। एक छोटे इलाके में 1 आवर में 10 सेंटीमीटर अगर बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बस्ट बोलेंगे। क्लाउड बस्ट का यह मतलब नहीं होता कि बादल फट गए, आराम पूरा पानी एक जगह ढुल गया, नहीं। क्लाउड बस्ट का मतलब होता किसी एक इलाके के अंदर 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो गई तो उसे क्लाउड बस्ट बोलेंगे। 10 सेंटीमीटर बारिश का क्या मतलब है? एक ऐसा रेन गेज होता है बेटा, ऐसा, उस रेन गेज को हम बाहर लगा देते और फिर उसको देखते कितने सेंटीमीटर तक उसमें रिकॉर्ड हो रही, कितने आवर्स में, वो बताता है। 10 सेंटीमीटर बारिश ऐसे नापी जाती है, रेन गेज बोलते हैं उसको। ठीक, चलिए, आई एम एंडिंग द सेशन। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं।
निस दिन ध्यान तेरा मैं भी धरूं। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, जो भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद एंड जय भारत।